प्रश्नावली 7.4 के 7वें प्रश्न को हम देख रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या करना है, इसको हम कैसे हल करेंगे। बहुत प्यारा सा प्रश्न है आपके सामने बोर्ड पर, हम इसको हल कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। लिखा है, मान लीजिए ए इतना है, बी इतना है, सी इतना एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। आपको मानना क्या है, ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसमें इससे संबंधित आपको कितने सवाल दिए गए हैं, 4-5 सवाल दिए गए हैं, बिंदुवार बताना आपको। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब इसको हल करना आरंभ करेंगे तो एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे ऐसे ही। यहाँ ए लिखते हैं, ए का निर्देशांक 4,2, यहाँ पर बी लिखते हैं 6,5 और यहाँ लिखते हैं सी 1,4। यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1,4 सी। तो हमसे क्या कह रहे हैं, पहला सवाल जब हल करेंगे, क्योंकि हम पहला सवाल हल कर रहे हैं, यहाँ पे देखते रहेंगे ध्यानपूर्वक। कह रहा ए से होकर जाने वाली माध्यिका बीसी से डी पर मिलती है। कहां से, ए से जाने वाली माध्यिका बीसी को कहां मिलती है, बीसी को कहां मिलती है, डी पर मिलती है। डी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मित्रों, माध्यिका किसको कहते हैं, माध्यिका किसको कहते हैं, ध्यान से सुनिए। त्रिभुज के किसी शीर्ष से, कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के किसी शीर्ष, शीर्ष कितने हैं, 3 शीर्ष हैं, किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। अगर हम माध्यिका खींच रहे हैं तो निश्चित रूप से अगर ये रेखा माध्यिका है तो ये बिंदु इस भुजा का मध्य बिंदु, अगर हम निर्देश नाम रखें ए बी सी डी, अगर हम कह दें कि ए डी माध्यिका है तो निश्चित रूप से बिंदु डी बी सी का मध्य बिंदु होगा। तो आप माध्यिका की परिभाषा नहीं भूलेंगे, क्या याद रखेंगे, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। तो पहला सवाल हमारा है, ए से होकर जाने वाली माध्यिका बीसी से डी पर मिलती है। बीसी से कहां, बीसी है, बीसी का मध्य बिंदु होगा अगर माध्यिका है, यहाँ पे माध्यिका है तो ये देखिए माध्यिका है, डी पर मिला है। डी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आप डी का निर्देशांक का मतलब बीसी का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो आप इसको x1 y1 इसे x2 y2 मानेंगे। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे बिंदु डी का निर्देशांक बराबर बीसी का मध्य बिंदु। तो सूत्र पता है मध्य बिंदु का, x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2, मान रख देते हैं x1 प्लस x2 यानी 6-1/2, समझ पा रहे होंगे। y1 प्लस y2 5-4/2, तो हो जाएगा यहाँ पे 7/2, 5-4 9/2। तो डी का निर्देशांक क्या आ गया, बीसी का मध्य बिंदु का निर्देशांक। क्यों, माध्यिका सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाती है। दूसरे सवाल को यहाँ देखते हैं, क्या कह रहे हैं, एडी पर स्थित ऐसे बिंदु, अब चूंकि एडी है ये, एडी पर स्थित ऐसे बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इसको लिखा हुआ एपी और पीडी 2:1 के अनुपात में बांट दे। तो इस पर ऐसा बिंदु हमें लेना है कि 2:1 के अनुपात में बांट दे। तो इस पर हम बिंदु क्या ले रहे हैं, पी ले रहे हैं। तो ये पी किस प्रकार बांटा है, ए पी 2 हो जाएगा, पी डी इतना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डी का निर्देशांक आपने निकाल ही लिया है। तो पी का निर्देशांक निकालने के लिए आपको डी का निर्देशांक मालूम है, यहाँ पे निकाला है, तो ए डी। तो आप देखें दूसरे सवाल में क्या निकालना है, पी का निर्देशांक। तो बिंदु पी के लिए, किसके लिए, बिंदु
P के लिए आपको A की जरूरत होगी, इसलिए लिख रहे हैं 4, 2। D की जरूरत होगी, D का निर्देशांक 7/2, 9/2। अगर हम बात करें यहाँ पे इतना अनुपात इतना दे रखा है, यानी M1 का मान कितना मिल जाएगा? अरे भाई आपको क्योंकि अनुपात क्या दे रखा है, 2:1 दे रखा है, तो हो जाएगा M1 का मान 2 और M2 का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो P का निर्देशांक इसे x1 मान लेंगे, इसे y1, इसे x2, इसे y2। तो बिंदु P का निर्देशांक, तो बिंदु P का निर्देशांक निकालने के लिए वही सूत्र M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2 कामा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2, इस सूत्र को लगा देंगे और इसी में इस मान को रखेंगे। तो मान रखते हैं, M1 का मान कितना 2, x2 का मान 7/2, M2 का मान 1, x1 का मान 4 सबका बटे 2-1, कामा लगाएंगे। M1 का मान 2, y2 का मान 9/2, M2 का मान 1, y1 का मान 2/2-1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 7-4/3, 7×4 11/3 आ जाएगा। और यहाँ पे भी 2 से 2 कट जाएगा, 9, 2 1 के 2, 2 और 9 11, नीचे 2 1 3। तो आपने 2 प्रश्नों का उत्तर दे दिया, पहले और दूसरे का, पहले और दूसरे का। अब की बार किसका देना है, किसका, तीसरे का। तीसरे का लिखा है माध्यिकाओं BE पर BE और CF पर ऐसे बिंदु Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि BQ QE अनुपात इतना, CR CF में अनुपात इतना। तो आपको ध्यान देना चाहिए, तीसरे प्रश्न में हम क्या लिखेंगे, सूझबूझ थोड़ा सा आप अगर अपनी दिखाएंगे तो बहुत आसान है, अन्यथा आप उलझे पड़े रहेंगे उसी में। अगर यहां से हम माध्यिका खींचें, क्या खींचना है, BE खींचना है, और CF क्योंकि माध्यिका खींची जा रही है CF, तो तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर जाएंगी। अब यही बिंदु P होगा, यही बिंदु Q होगा, यही बिंदु R होगा, जो लिखा हुआ R, तो जो P है यही Q होगा, R जो है यही P R होगा। तो आप समझ पाएंगे हमें लिखना क्या है यहाँ पे, त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं। संगामी का मतलब एक ही बिंदु से जाती है, तो प्रत्येक दशा में जब उसी बिंदु से होकर जा रही है, चाहे जिस तरह से हम उस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे हमें उतना ही मिलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज की माध्यिकाएं, त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं। संगामी क्या होती हैं, संगामी होती हैं, इसका मतलब एक ही बिंदु से होकर जाती हैं। इसलिए P Q और R एक ही बिंदु को व्यक्त करेंगे, एक ही बिंदु को व्यक्त करेंगे। अतः P का निर्देशांक बराबर Q का निर्देशांक बराबर R का निर्देशांक।
तो P और Q और R के निर्देशांक आपस में बराबर होंगे, तो आप समझ जाएंगे अगर आपसे P का निर्देशांक पूछा जाएगा तो 11/3 और 11/3, R का, Q का, सबका निर्देशांक 11/3 आप बताएंगे। तो हमने 3 प्रश्नों का उत्तर देख लिया। चौथे में लिखा हुआ आप क्या देखते हैं, आप क्या देख पा रहे हैं। हमने यही देखा कि त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं, वो एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, एक ही बिंदु से होकर जाती हैं। ये जो संगमन बिंदु होता है, संगमन बिंदु होता है, माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी 2:1, इधर भी 2:1 दिया ही गया है, 2:1। तो अब चौथे प्रश्न का उत्तर क्या देंगे, तो आप इतना नोट कर लेंगे। इसके बाद हम चौथे प्रश्न को लिख देते हैं और पांचवा भी हल कर लेते हैं। चौथा प्रश्न हल कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे त्रिभुज की माध्यिकाएं, त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं और संगमन बिंदु, संगमन बिंदु माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर ये रहा। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको विशेष ध्यान देंगे। पांचवा वाला पार्ट जो है ये अलग प्रश्न भी बन जाता है, ऊपर के प्रश्नों से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आप ध्यान पूर्वक देखें, हम मिटा रहे हैं, पांचवें प्रश्न को हल करने की हम तैयारी बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं। तो चौथे पार्ट में देखें ध्यानपूर्वक, सॉरी पांचवा पार्ट में, पांचवा पार्ट हमारा है, कह रहा है यदि ए इतना, बी इतना, सी इतना त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हो तो इस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। केंद्रक का निर्देशांक आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, इसको तैयार रखेंगे, विशेष ध्यान दें। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। इसका निर्देश ए x1 y1, बी x2 y2 है और सी x3 y3 है। कह रहे हैं कि शीर्ष है तो इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। केंद्रक किसको कहते हैं, सबसे बड़ी समस्या तो ये आ जाती है, केंद्रक क्या होता है। तो आपको ध्यान देना है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं, त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं, जिस बिंदु से जाती है उसको संगमन बिंदु कहते हैं। उसी संगमन बिंदु को हम त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप अच्छे से नोट कर लेंगे। त्रिभुज की माध्यिकाएं, त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं, त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं जिस बिंदु से जाती हैं, या कह सकते हैं संगामी होती हैं जिस बिंदु से जाती हैं, जिस बिंदु से जाती हैं उसी बिंदु को हम संगमन बिंदु कहते हैं। संगामी होती हैं जिस बिंदु से जाती हैं उसे संगमन बिंदु कहते हैं, संगमन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं,
संगमन बिंदु कहते हैं। संगमन बिंदु को ही हम संगमन बिंदु ही त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। केंद्रक कहलाता है। तो आप इसे ध्यान देंगे कि त्रिभुज का केंद्रक किसको कहेंगे। तो आप देखें, अगर हम यहां से खींचें AD, इसको कह दें हम क्या कह लें, BE, और यहां पे हमने C लिखा था, और यहां पे हो जाएगा CF। तो ये जो बिंदु है, इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, संगमन बिंदु कहेंगे। माध्यिका क्या होता है, शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो हमें इस बिंदु का निर्देशांक बताना है, निर्देशांक पता करना है। तो कैसे निकालेंगे, आइए उसके हम तरकीब सोचते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी बात को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम D का निर्देशांक निकालेंगे। किसका निर्देशांक, D का। अब इसी AD भुजा पर यह बिंदु स्थित है। ये बिंदु इसको किस अनुपात में बांट रही है, 2:1 के अनुपात में बांट रही है। तो D का निर्देशांक निकाल लेंगे। A का निर्देशांक पता ही है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ये बिंदु 2:1 के अनुपात में बांट रही है। तो अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे आप, तो आपको केंद्रक का निर्देशांक मिल जाएगा। तो चले देखते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु D, मध्य बिंदु D बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x2 + x3/2, x2 + x3/2, कामा y2 + y3/2, y2 + y3/2। तो ये D का निर्देशांक रहा। किसका, D का निर्देशांक, यानी BC के मध्य बिंदु का निर्देशांक रहा ये। अब क्या करना है आपको, अब देखिए, चूंकि AD एक रेखा है, A का निर्देशांक मालूम है, D का निर्देशांक मालूम है। दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखा है उसको एक बिंदु 2:1 के अनुपात में बांटता है। यहाँ पे लिखा केंद्रक कहलाता है। और यहाँ पे अगर हम लिख दें केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में बांटता है, विभाजित करता है। तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, A कितना है, x1 y1, D कितना है, x2 + x3/2, y2 + y3/2। A हो गया, D हो गया। अगर हम आपसे पूछें M1 2 है और M2 पूछें कितना आएगा, 1 आएगा। इतना 2 होगा, इतना 1 होगा। तो केंद्रक, अभी ये बिंदु क्या है, केंद्रक है। अब हम इसका नाम कोई नहीं दे रहे हैं, इसका कोई नाम नहीं दे रहे हैं। आप लिखेंगे यहाँ पे केंद्रक का बस केंद्रक का निर्देशांक कहिए या केंद्रक कह लें। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे केंद्रक का निर्देशांक। किसका निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक बराबर सूत्र वही अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने वाला लगेगा। तो क्या है, M1 x2 + M2 x1/M1 + M2, कामा लगाएंगे। M1 y2 + M2 y1/M1 + M2। ये देखिए, हमने अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र लिखा है। इसी में आप अपने मान को रखेंगे। देखें, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो इसे x1 y1, इसे x2 y2 मानेंगे। ध्यानपूर्वक देखें, इसमें 2 3 देख के ना घबराएं। ये मान x है, ये मान y है, x1 y1 है, ये x2 y2 है। M1 M2 मालूम है, रख देंगे मान। M1 2 है, x2
x2 का मतलब इसको रखेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे तो हो जाएगा x2 प्लस x3/2 प्लस m2 के स्थान पे हमारा हो जाएगा 1, x1 के स्थान पर सीधा सीधा x1 और सबका बटे m1 प्लस m2 यानी 2 धन 1 कितना हो जाएगा 2 धन 1। फिर उसे यही काम यहाँ पर m1 का मान 2 है गुणे y2 का मान आप रखेंगे y2 प्लस y3/2 प्लस m2 का मान 1 है, m2 का मान 1 है, y1 का मान सीधा सीधा y1 सबका बटे 2 धन 1। मित्रों बहुत ईजी है, ध्यानपूर्वक देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे सॉरी x1 है तो बचा आपका x2 प्लस x3 प्लस x1 सीधा सीधा हो जाएगा यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कामा 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा y1 से 1 में गुणा होगा y1 तो y1 y2 y3 सब प्लस में है हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये सूत्र आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र प्राप्त हुआ, हमेशा के लिए इसको आप याद रखेंगे। केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करने का ये क्या है सूत्र है। इस सवाल में आपसे केवल केंद्रक का निर्देशांक पूछा था लेकिन ये केंद्रक ज्ञात करने का सूत्र है, तो आप इस पर विशेष ध्यान देंगे। बहुत अच्छा सवाल था प्रश्न संख्या 7, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। आप देखेंगे अब आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 8 को बोर्ड पर लिखा है बिंदुओं इतने 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 और इतने से एक आयत बनता है। क्या कह रहे हैं आयत बनता है। पी क्यू आर और एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। कह रहे हैं पूछ रहे हैं अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक वर्ग है। दूसरा है उसी में क्या यह एक आयत है। तीसरा क्या यह एक समचतुर्भुज है। सकारण उत्तर दीजिए, यानी कारण सहित उत्तर बताना आपको। तो बहुत आसान प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। आयत क्या कह रहे हैं आयत। आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश के और सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम आयत बना ले रहे हैं यहाँ पे, आप हमारे साथ हैं, बने रहिए, देखते रहिए प्रश्न संख्या 8 को। ये देखिए हमने आपको एक आयत बनाकर दिखा दिया। क्या बनाया आयत। इसमें सम्मुख भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। हम कहीं से भी शुरू करें ए बी सी डी लिखना, तो इसको हम ए लिख रहे हैं। ए का निर्देशांक क्या है -1, -1। इसको बी लिखेंगे -1, -4। इसको सी लिखेंगे 5, 4। इसको डी लिखेंगे 5, -1। इसको डी लिखेंगे 5, -1। इतना तो आपके समझ में आया ही होगा। आगे कह रहे हैं पी क्यू आर एस ए बी बी सी सी डी डी ए, जैसे इनका क्रम है पी क्यू आर एस उसी क्रम में ये भी है। तो ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा पी होगा, बी सी का मध्य बिंदु क्या होगा क्यू होगा, सी डी का मध्य बिंदु आर होगा और डी ए का मध्य बिंदु क्या होगा यस होगा। आपसे क्या कह रहे हैं क्या चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक वर्ग है। पी क्यू आर एस यानी पी से क्यू को मिलाएंगे, क्यू से आर को मिलाएंगे, आर को यस से मिलाएंगे और इसको पी से मिला देंगे। पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं कि यह एक वर्ग है। पूछ रहे हैं क्या इस प्रश्न पूछा जाए आपसे कि क्या आपके पास बुक है। अगर होगा तो आप कहेंगे हाँ है। अगर आपसे पूछा जाए क्या आपके पास मैथ की बुक है, आपसे पूछा जाए मैथ की बुक है, क्योंकि बुक है, हाँ बुक है। मैथ की बुक है, मैथ की बुक होगी तो कहेंगे मैथ की बुक। इंग्लिश की बुक है,
अगर इंग्लिश की बुक होगी कहेंगे इंग्लिश की बुक है, लेकिन उसके सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। आप देख के जान जाएंगे कौन सी बुक हिंदी की है, कौन सी बुक इंग्लिश की है, कौन सी साइंस की है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी आप जैसे प्रॉपर्टीज के गुण जो है, चतुर्भुज के गुण को देख करके आप जान जाएंगे कि वर्ग है, क्योंकि वर्ग भी चतुर्भुज होता है, आयत है, आयत भी चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज चतुर्भुज होता है। तो जिस गुण को ये, जिसके प्रॉपर्टीज को ये फॉलो करेंगे वही चतुर्भुज होगा ही। तो पी क्यू आर क्या है? मध्य बिंदु है। तो इनका मध्य बिंदु है, पी का निर्देशांक निकाल ले जाएंगे, क्यू आर एस का निर्देशांक ऐसे मुजबानी निकालेंगे, इतना प्लस इतना बटे 2, इतना प्लस इतना बटे 2, यानी ऋण 1 जोड़ के 2 से भाग करेंगे, ऋण 1 और धन 4 को जोड़कर 2 से भाग करेंगे। तो चलो देखो हम पहले निर्देशांक लिखते हैं यहाँ पे, पी क्यू आर तथा ये हल कर रहे हैं हम, यस क्रमशः, क्रमशः माने क्रम से, ए बी, बी सी, सी डी तथा डी ए के मध्य बिंदु है। इसलिए P का निर्देशांक क्या होगा? -1 -1 -2 हो जाएगा, -2/2 तो हो जाएगा -1 -1 +4 हो जाएगा 3/2। P का निर्देशांक क्या मिलेगा? -1 3/2। Q क्या होगा? इनका मध्य बिंदु है, तो -1 + 5 -1 + 5 4 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे 2, 4 और 4 जोड़ेंगे 8, 8 बटे 2 करेंगे 4। क्यों हो गया? R निकालेंगे, इतना प्लस इतना 5 5 10, x1 + x2/2 10/2 करेंगे 5, 4 धन ऋण 1 करेंगे, धन ऋण 1 तो जाएगा 3/2। यस क्या होगा? ऋण 1 धन 5 4/2, 4/2 का मतलब 2 आ जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा, -2/2 करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो हमने पी क्यू आर एस का निर्देशांक निकाल लिया। अब हमको ये बताना है, यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसको -1, 3/2। क्यू का निर्देशांक क्या मिला? 2, 4। आर का निर्देशांक क्या मिला? 5, 3/2 और यस का निर्देशांक क्या मिला? 2, -1। इतना समझ गए होंगे आप। हमें ये बताना है कि चतुर्भुज वर्ग है कि आयत है कि समचतुर्भुज है। तो पहले इनके गुणों के बारे में अच्छे से देख लेते हैं, हमें क्या करना होगा। अगर हम बात करें आयत की, आयत जो होता है इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आयत। वर्ग क्या होता है? वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये भुजा इसके बराबर, यानी आपस में चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। हमने किसकी बात की? वर्ग की बात कर ली, आयत की बात कर ली। समचतुर्भुज किसको कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर प्रतिच्छेदित करते हैं। कितने अंश पर प्रतिच्छेदित करते हैं? 90 अंश पर प्रतिच्छेदित करते हैं। लेकिन इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि विकर्ण दोनों, ध्यानपूर्वक देखें, कोई जरूरी नहीं है कि ये जो विकर्ण हैं बराबर हो। अगर सभी भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर हैं, तो वह वर्ग होगा। सभी भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर नहीं है, तो वह समचतुर्भुज होगा। तो कहने का मतलब हमें प्रत्येक दशा में भुजाओं के माप की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? चतुर्भुज पी क्यू आर एस की भुजाओं की माप निकालेंगे। ठीक है। तो हम जब पी क्यू को
पी क्यू बराबर ज्ञात करेंगे, यानी पी क्यू भुजा की माप ज्ञात करेंगे, तो इसे x1 y1 इसको x2 y2 मानेंगे। बात हमारी समझिएगा। तो अंडर रूट में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र आपने पढ़ा है, एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी में रखते हैं हम, पी क्यू बराबर हो जाएगा, x2 का मान हो जाएगा यहाँ पे 2, ऋण x1 का मान 1 है, धन 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4, ऋण 3/2 का होल स्क्वायर। बात समझ पा रहे होंगे हमारी। पी क्यू बराबर 2 1 3, 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9, धन 4 दूना 8 में से 5 घटा देंगे, देखें 2 चौका 8 में से 3 घटाएंगे 5, 5/2 का वर्ग हो जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पी क्यू बराबर अंडर रूट में 9 धन 25/4। तो क्या करेंगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 में किसको जोड़ेंगे 25 को जोड़ेंगे, 9 चौक 36, 36 में किसको जोड़ेंगे 25 को, 36 और 25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 61, कितना आ जाएगा 61। तो पी क्यू बराबर हमारा आ जाएगा, यहाँ पे देखें पी क्यू बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 61/4। किसका मान आ गया, पी क्यू का मान आया। अब किसका मान निकालते हैं, क्यू आर का निकालेंगे। तो अब की बार इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे, तो क्यू आर निकालेंगे हम। x2 माइनस x1 देखिए लिखा ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 को घटाएंगे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 3/2 ऋण 4 का होल स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर आ जाएगा हमारा, 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, सॉरी 5 में से 2 जाएगा 3, 3 का वर्ग करेंगे 9, 2 चौका 8, 3 में से 8 घटाएंगे 5 आ जाएगा, किसमें ऋण में, तो ऋण 5/2 का वर्ग हो जाएगा। तो जब क्यू आर बराबर करेंगे तो इसको हम लिख देते हैं एक बार, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, वही हो जाएगा ऋण का वर्ग होता है धन 25/4। तो क्यू आर बराबर इसको भी करेंगे, 9 चौक 36, यानी 4 9 36 में 25 जोड़ेंगे 61/4। क्यू आर का मान भी आया हमारा इतना ही, पी क्यू आया, क्यू आर आया। अब की बार आर एस, आर और एस को लेना है, तो इसमें अब की बार इसे x1 y1 इसको x2 y2 मानेंगे। तो देखें आर एस निकाल रहे हैं, सूत्र लिखा है x2 माइनस x1 यानी 2 ऋण 5 का होल स्क्वायर, धन y2 माइनस y1 यानी -1 -3/2 का होल स्क्वायर। तो आर एस बराबर हमारा आ जाएगा, 2 में से 5 घटाएंगे ऋण 3 का वर्ग करेंगे, 2 1 के 2 हो जाएगा ऋण 5/2 का होल स्क्वायर, 2 1 के 2 ऋण 2 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 5 हो जाएगा। तो आर एस बराबर हो जाएगा 3 3 का 9 और हो जाएगा ऋण का वर्ग धन 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4। तो आर एस बराबर हो जाएगा 4 9 36, 36 25 अंडर रूट 61/4। आप देखें हमें पी क्यू का मान, क्यू आर का मान, आर एस का मान लगातार समान मिल रहा है। एक बार और निकालना है किसका मान, एस पी का मान, एस पी का मान निकालना है। तो देख लेते हैं कहाँ निकालेंगे, यहीं देख लेते हैं। अब की बार यस और पी को लेंगे तो इसे x1 मानेंगे, इसे y1, इसको x2 y2 मानेंगे। ध्यानपूर्वक देखें तो यस पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस
3/2 धन 1 होल स्क्वायर। देख लें, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 हो जाएगा, ऋण 3 का वर्ग धन 9 2 1 के 2 3 5 5/2 5/2 का वर्ग हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25/4, तो 4 9 36, तो वही आ जाएगा आपका √61/4। आप एक चीज देख पा रहे होंगे, ध्यान पूर्वक आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। आपको क्या मिला, जो चतुर्भुज PQRS है इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, यानी इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना, सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब आपके पास क्या मिला, हाँ ये वर्ग हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है कि वर्ग है, लेकिन आयत नहीं है। आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, ये आयत नहीं हो सकता। एक चीज पता चला, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। एक वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब इन दोनों से अंतर क्या होता है, जो वर्ग होता है इसके विकर्ण भी समान होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण समान नहीं होते। तो अगर हम इसके विकर्णों को निकालें तो एक विकर्ण हमें मिलेगा PR, विकर्ण क्या मिलेगा PR, और दूसरा विकर्ण मिलेगा QS। तो अगर दोनों विकर्ण बराबर मिल जाते हैं तो वर्ग हो जाएगा, अगर दोनों विकर्ण समान नहीं मिलते हैं तो समचतुर्भुज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं हमारी बात। तो हम विकर्णों को भी निकालेंगे, तो विकर्णों को निकालेंगे तो विकर्ण क्या है PR विकर्ण PR, ये क्या है, भुजाएं आई हैं, भुजा आया है, सूत्र वही लगेगा। अब की बार किसको लेना, P और R को लेना। तो P हमारा कहाँ पे, इसे x1 y1 इसे x2 y2 मानेंगे, जरूरत वाले बिंदु को ले रहे हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 5 - 1 है तो -1 रखेंगे तो +1 का होल स्क्वायर। देखें y2 - y1 यानी 3/2 -3/2 का होल स्क्वायर, तो PR बराबर हो जाएगा 5 1 6 का वर्ग हो जाएगा 36, और PR बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप। अब एक विकर्ण हमारा कितना आ गया 6 आ गया, क्यों आ गया 3/2 में से 3/2 जाएगा 0 हो जाएगा। अब विकर्ण हम कौन सा निकालेंगे, क्या नाम है QS निकालेंगे। विकर्ण QS बराबर हो जाएगा √ में Q और S को लेना। आपकी बार Q को हमने माना x1 y1, S को माना x2 y2 मान लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस ऋण 1 ऋण 4 का होल स्क्वायर, तो QS बराबर हो जाएगा 2 में से 2 जाएगा 0, 0 का वर्ग होगा 0 ही आएगा। ऋण 1 ऋण 4 ऋण 5 होगा, ऋण 5 का वर्ग आएगा धन 25, और धन 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। तो आप देखें दोनों विकर्ण समान नहीं है। हमको कारण भी बताना, कारण तो आप बताएंगे चतुर्भुज PQRS के सभी भुजाएं समान हैं, सभी भुजाएं समान हैं, परंतु विकर्ण समान नहीं है, इसलिए चतुर्भुज PQRS एक सम चतुर्भुज है। यह ना तो वर्ग है और ना ही आयत है। तो ध्यान पूर्वक यहाँ पे देखें, हमें लिखना क्या है, अपना यहाँ पे कंक्लूजन लिख दें। लिखना क्या है, लिखेंगे आप चतुर्भुज, ये निशान चतुर्भुज का है, ABCD, एक मिनट, PQRS की, या डायरेक्ट लिखें में PQ बराबर है QR के, बराबर है RS के, बराबर है SP के। ये क्या है, सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, परंतु विकर्ण बराबर नहीं है। विकर्ण क्या क्या थे, विकर्ण PR था, आप देखिए बराबर है क्या, नहीं बराबर है। PR ना
इज इक्वल टू क्यू एस के। अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक क्या है, एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। बात हमारी समझ में आई। कारण क्या हमने दिया, सभी भुजाएं बराबर, हिंदी में आप लिख सकते हैं चतुर्भुज पी क्यू आर एस की सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, परंतु विकर्ण बराबर नहीं है, परंतु विकर्ण बराबर नहीं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं परंतु विकर्ण क्या क्या, पी आर नॉट इज इक्वल टू क्यू एस बराबर नहीं है। अतः या इसलिए पी क्यू आर एस एक क्या है, सम चतुर्भुज। अगर यही बराबर हो गया होता तो क्या हो जाता, वर्ग हो जाता। उम्मीद करते हैं प्रश्न संख्या 8 आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर समझ में आया है तो आप लाइक करें और इसको शेयर भी करें, अपने मित्रों को जरूर बताएं।